व्यक्ति अपनी आंखों से जो देखता है, कानों से सुनता है, जो मन में सोचता समझता है, सिर्फ वही सच नहीं होता, सच इससे परे भी होता है। आंखें और कान, मन और मस्तिष्क कई बार धोखा भी दे देते हैं। यही होता है माया जाल, जो साधारण मनुष्य के मस्तिष्क की सीमा से परे होता है और उसे ऐसी चीजें दिखाता है जिसे वो सच मान लेता है और माया जाल में फंस जाता है। लेकिन अधीश, क्या अधीश कोई साधारण मनुष्य है? उसका दिमाग और संवेदनाएं तो आम लोगों से कहीं तेज हैं। फिर वो क्यों एक जाल में फंसता जा रहा है? कौन है वो जिसके सामने अधीश की सारी शक्तियां विफल हो चुकी हैं? कौन है जिसे पाने के लिए अधीश खुद को ही खोता जा रहा है? जब अधीश ने देवयानी से विवाह के बारे में सीधे ही उसका मत पूछ लिया तो वो अचानक कुछ बोल ही नहीं सकी। युद्ध भूमि में चाहे वो कितनी ही चपल और फुर्तीली योद्धा रही हो, लेकिन यहां भावनाओं के मैदान में वो वैसी फुर्ती नहीं दिखा सकती थी। स्त्री की लज्जा हर बार उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी। मैं क्या कहूं अधीश, जैसा तुम सबको ठीक लगे। देवयानी ने कह तो दिया, लेकिन एक पल के लिए भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि विश्वा ने उसके लिए वर खोज भी लिया है। जल्दी ही पिताजी सामंत रणधीर से इस बारे में बात करने जाएंगे, अधीश ने कहा और वहां से निकलकर चला गया। सामंत रणधीर से? देवयानी के दिमाग में अचानक यह सवाल गूंज उठा, लेकिन इससे पहले वो अधीश से कुछ कह पाती, अधीश वहां से चला गया था। देवयानी बेचैन हो उठी। वो अपने मन को समझा रही थी कि शायद विवाह की तैयारी आदि के बारे में बात करने के लिए ही पिताजी को सामंत से बात करनी हो, लेकिन ये सोचकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। क्या मुझे इस बारे में पिताजी से बात करनी चाहिए? देवयानी ने सोचा। दिन भर इसी उलझन में निकल गया। शाम को अंततः उसने पिताजी से बात करने का फैसला कर ही लिया। बलदेव काका, पिताजी कहाँ हैं? काफी देर से दिखाई नहीं दिए, कहीं बाहर गए हैं क्या? देवयानी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, विश्वाजी तो दोपहर में ही कहीं चले गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं, बलदेव काका ने उत्तर दिया। और अधीश? देवयानी ने फिर पूछा। वे भी शायद विश्वाजी के साथ ही निकल गए थे। कोई जरूरी काम था क्या? काका ने पूछा। नहीं नहीं काका, कोई जरूरी काम नहीं था, बस ऐसे ही, उसने कहा। देवयानी का हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होगा, उसने सोचा। अपने कमरे में माधवी चुपचाप खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। दासी 3 बार उसे खाने के लिए बुला चुकी थी, लेकिन वो नहीं गई। क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक नहीं है ना? भोजन करने क्यों नहीं आई? अमृत ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। तभी माधवी भी वहां आ गई। मुझे भूख नहीं है अमृत, देवयानी ने उदास आवाज में उत्तर दिया। अब दीदी का मन नहीं लग रहा है इस छोटे से महल में, अब तो सामंत के महल में जाकर ही दीदी को भूख लगेगी, माधवी खिलखिलाती हुई बोली। माधवी, कोई बात है क्या जो मुझे नहीं पता? अमृत ने पूछा। आपको उन 2 नटखट शैतानों से फुर्सत मिले तब तो कुछ पता चले। हमारी प्यारी ननद रानी के विवाह की बात चल रही है। आपके क्या विचार हैं संग्राम धीर जी के बारे में? माधवी अमृत से बोली तो देवयानी चौंक पड़ी, लेकिन अमृत मुस्कुराने लगी। मेरे तो अच्छे विचार हैं माधवी, अब चलो पहले भोजन करो, फिर बाकी बातें करेंगे, अमृत ने कहा और देवयानी का हाथ पकड़कर रसोई की ओर ले गई। उस रात ना तो विश्वा घर लौटे, न ही अधीश। बलदेव काका ने बताया विश्वाजी इंद्रनगर चले गए हैं किसी जरूरी काम से। देवयानी ने सोचा अधीश भी शायद वहीं गया होगा। विश्वा इंद्रनगर गए हैं ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। किस तरह मृगांक तक ये खबर पहुंचाई जाए, वो सोच रही थी। पूर्णिमा का पूरा चांद अपनी चांदनी आसमान में बिखेर रहा था। खिड़की के पर्दों से छनकर आ रही ठंडी चांदनी इस समय देवयानी को तीखी धूप की तरह लग रही थी। यही चांदनी अधीश को भी घेरे हुए थी। लीला नदी के किनारे ठंडी रेत पर लेटा हुआ अधीश आंखें बंद कर इस ठंडी चांदनी को खुद में समेट रहा था। नदी की लहरों का संगीत इस पूरे माहौल को एक अनोखे तिलिस्म से भर रहा था। ऐसी शांति अधीश को पहले कभी भी अनुभव नहीं हुई थी। मन में कोई विचार नहीं, कहीं जाने की जल्दी नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मन फूल की तरह हल्का था।
बल्कि उसका पूरा अस्तित्व जैसे हल्का होकर हवा में तैर रहा था, जैसे किसी धीमे लेकिन गहरे नशे में गुम हो। अधीश, अधीश। लहरों के संगीत से एक पुकार उठी। अधीश अब भी गहरे नशे में था। उसे अपना नाम सुनाई दिया, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई कोमल पंख उसके चेहरे पर फिरा रहा हो। अधीश, पुकार जारी थी। आंखें बंद किए ही अधीश उठ खड़ा हुआ और नदी के पानी में उतरने लगा। एक कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके कदम पानी में गहरे उतरते जा रहे थे। आंखें अब भी बंद थीं, जैसे कोई हाथ पकड़कर उसे पानी में गहरे उतार रहा हो। अधीश! कोई चिल्लाया। बाहर आओ अधीश! किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। अधीश को जब होश आया वो महल के दरवाजे पर खड़ा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो भीतर आ गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। कहां चला गया था मैं? क्या हो गया था मुझे? यहां मुझे कौन लेकर आया? लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बिना भोजन किए ही वो अपने कमरे में आकर लेट गया। तबीयत ठीक है आपकी? अमृत ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। हाँ, तबीयत एकदम ठीक है। आज अभ्यास में ज्यादा मेहनत हो गई तो थोड़ी थकान लग रही है और कुछ नहीं। अधीश ने झूठा बहाना गढ़ दिया। अमृत ने उसका माथा छूकर देखा। तापमान सामान्य ही था। फिर वो पैर मोड़कर पलंग के किनारे ही बैठ गई और अधीश की ओर एकटक देखने लगी। क्या हुआ अमृत? कोई बात है क्या मन में? अधीश के मन का चोर घबरा रहा था। हाँ, क्या ये बात सच है? अमृत ने पूछा। कौन सी बात? अधीश चौंक पड़ा। यही कि दीदी का रिश्ता सामंत रणधीर के बेटे के साथ तय होने जा रहा है। बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर अमृत ने कहा। अधीश की जान में जान आई। गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ, पिताजी ऐसा ही चाहते हैं और शायद सामंत रणधीर भी। और दीदी? क्या उनसे पूछ लिया है? देवयानी से मैंने खुद ही बात की थी। उसने कहा जैसा पिताजी की इच्छा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन क्या सचमुच उन्होंने संग्राम जी के साथ विवाह के लिए सहमति दे दी है? देवयानी ने फिर सवाल किया। अधीश फिर उलझन में पड़ गया। यह कैसा सवाल है अमृत? क्या देवयानी ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ कह रहा है। वे इस फैसले से खुश नहीं है। अमृत ने साफ साफ शब्दों में अधीश से वो बात कह दी जो देवयानी शायद कभी नहीं कह पाती। लेकिन क्यों? संग्राम में क्या कमी है? हर तरह से वो देवयानी के लायक है। अधीश ने भौहें सिकोड़कर अमृत को देखा। अमृत खिलखिलाकर हंस पड़ी। अधीश हैरान सा उसे देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी गंभीर बातचीत के बीच में अमृत हंस क्यों पड़ी। क्या हुआ, कुछ बताओगी? और हंस क्यों रही हो? उसने पूछा। हाँ, बताऊंगी। आप तो मेरी आंखों में देखकर ही मेरी भावनाएं समझ जाते हैं। अब क्या हुआ? अपनी बहन की आंखों में छिपी भावनाएं नहीं देख सके? अमृत फिर हंसकर बोली। अधीश अब और अधिक हैरान परेशान होकर बोला। साफ साफ बोलो अमृत, क्या कहना चाहती हो? अमृत ने अधीश के बाल बिगाड़ते हुए कहा। लोग तो कहते हैं आप बहुत बड़े मांत्रिक हैं, आपकी बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा है, फिर इतनी सी बात नहीं समझे? अधीश ने अमृत का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तुम्हारे सामने मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है ना? अमृत खुद को उससे अलग करते हुए बोली। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। क्या आपको सच में कुछ नहीं पता चला? मृगांक ने भी कुछ नहीं बताया? अब मृगांक कहां से बीच में आ गया? ओ, मृगांक, अच्छा। एकाएक अधीश की समझ में पूरी बात आ गई। लेकिन यह कैसे संभव होगा अमृत? अब अधीश सच में परेशान हो उठा। प्रेम किस असंभव को संभव नहीं कर सकता? क्या हमारा समय भूल गए आप? उससे अधिक असंभव तो नहीं था ना? अमृत ने कहा तो अधीश गहरी सोच में डूब गया। देवयानी और मृगांक दोनों में से किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन पिताजी से यह बात वो किस तरह करे? लेकिन करनी तो पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते अधीश की आंख लग गई। सपने में उसे वही सब फिर दिखाई दिया। नदी का किनारा और खिली हुई चांदनी, उड़ता हुआ मन और अधीश कोई चिल्ला रहा था। मृगांक, ये तो मृगांक की आवाज थी। अधीश चौंक कर उठ गया। क्या हो गया था मुझे? ये कैसा अजीब सपना था?
कल शाम को मैं कहाँ था? अधीश दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। अगले दिन सवेरे देवयानी फिर मंदिर के लिए अकेली निकली। पूरे रास्ते वो ईश्वर से प्रार्थना करती रही थी कि आज भी मृगांक उसे मंदिर में मिल जाए। आज यदि देवयानी कुछ और भी मांगती तो शायद वो भी मिल जाता, क्योंकि ईश्वर ने तुरंत ही उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अमराई में छिपा खड़ा मृगांक देवयानी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवयानी, उसने पीछे से आवाज दी। देवयानी को जैसे प्राण मिल गए हों। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। मृगांक, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं भी तुम्हें कुछ बताने ही आया हूं, पहले तुम कहो, मृगांक बोला। देवयानी की आंखें नम हो गईं। पिताजी सामंत के बेटे से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। उसने एक वाक्य में ही अपनी बात खत्म कर दी। क्या? मृगांक को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो। अब क्या होगा देवयानी? देवयानी के पास उसके दोनों ही सवालों का जवाब नहीं था। वो सर झुकाए जमीन को देख रही थी और उसकी आंखों का पानी मिट्टी को भिगो रहा था। कोई बात नहीं देवयानी, मैं जल्दी ही अधीश से बात करने का मौका खोजता हूं, मृगांक ने कहा। किस बारे में मृगांक? अधीश की आवाज आई तो दोनों चौंक पड़े। देवयानी तो सर से पैर तक कांप गई। अधीश, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मृगांक ने कहा। मैं जानता हूं मृगांक, और मैं तुम्हारी कोई भी सहायता करने को तैयार हूं, अधीश ने कहा और देवयानी की ओर देखा, जो अब तक उससे नजरें नहीं मिला रही थी, और उसकी ये बात सुनकर आंखें फाड़कर उसको देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला अधीश? देवयानी चकित होकर पूछ बैठी। जैसे तुम्हें पता चला था, भूल गई? मृगांक ने कहा तो देवयानी शर्मा गई। उसे लजाते देखकर मृगांक बोला, अधीश ने मुझे पूरी कहानी सुना दी है देवयानी। तीनों मुस्कुराने लगे। मुझे तुमसे और भी बात करनी है अधीश। देवयानी, तुम घर जाओ, मृगांक बोला। ठीक है, देवयानी ने कहा और वहां से चली गई। बोलो मित्र, क्या बात करनी है? अधीश ने पूछा। उसे लग रहा था कि कल रात के सपने से मृगांक का कोई तो संबंध है। तुम्हारे बारे में बात करनी है अधीश। मैं कई दिन से एक बात तुमसे कहना चाहता था, बल्कि ये कहो कि सावधान करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। मृगांक गहरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला। अधीश कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा था। इस नए जीवन में पहली बार वो इतना असहाय महसूस कर रहा था। जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना अधीश, ये तुम्हारे जीवन का सवाल है। मृगांक ने अधीश के कंधे पर हाथ रखा और मंदिर की ओर ले चला। अब वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मृगांक ने कहा, क्या तुम्हें याद है कल रात तुम कहां थे? अधीश चुप रहा, लेकिन मृगांक ने उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव देख लिए। मैं जानता हूं अधीश, कल तुम फिर लीला नदी के टापू पर गए थे। तुम पहले भी उस जगह से आकर्षित रहे हो, मृगांक बोला। अधीश याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मृगांक, मैं सच कहूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मेरा मन कभी एक जगह ठहरता ही नहीं। न ध्यान में मन लग रहा है, न अभ्यास में। इस तरह तो मैं सब बर्बाद कर लूंगा, अधीश हताश होकर बोला। इसीलिए मैं यहां से गया नहीं। मैंने खुद उस जगह पर जाकर खोजबीन की है अधीश। वो जगह बहुत अजीब है, एक अद्भुत सुंदरता और रहस्य से भरी हुई। लीला नदी का वो टापू इस दुनिया को एक दूसरी दुनिया से जोड़ता है, मृगांक ने कहा। उसने देखा अधीश की आंखों में चमक आ गई थी। दूसरी दुनिया? अधीश ने चहककर पूछा। दूसरी दुनिया सुनकर ही उसके मन में अपने पिछले जीवन के प्रति आशा जाग गई। हाँ अधीश, दूसरी दुनिया, और हमें उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, मृगांक ने कहा और अधीश को धीरे धीरे पूरी कहानी सुना दी। अधीश पूरे ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। काफी देर बाद दोनों वहां से उठे। तुम देवयानी के विषय में चिंता मत करना मित्र, और मेरे लिए भी नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा, अधीश ने विदा लेते हुए कहा। क्या सचमुच अधीश कुछ ठीक कर पाएगा? क्या था वो रहस्य उस दूसरी दुनिया के बारे में जिससे मृगांक अधीश को आगाह कर रहा था? क्या अधीश वापस कभी उस जगह पर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट।
सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।